everyone, once again very warm welcome to our channel. This is बरखा मैम, your एप्टेक गुरु। हाजिर हूँ एक बार फिर से 100% सक्सेसफुल प्लान के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुकआउट 402 पार्ट बी, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। जी हाँ, यूनिट नंबर 4, जिसमें टोटल आपको पढ़ने हैं 3 चैप्टर्स। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस के अंदर 3 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं एक ही वीडियो में, जिसकी मदद से आप 100% मार्क्स को अचीव कर सकते हो। देखो, ये जो यूनिट है ये थ्योरी यूनिट है, जहां से 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। 27 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, मेन बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उस दिन यदि लेकर आना चाहते हो इस यूनिट में से हर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स, तो बेटा जी आज का सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इस चैप्टर से कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सब पॉइंट वाइज डिस्कस करवाने वाली हूं। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा, एज इट इज आंसर आपको लिखकर आ जाना है। ठीक है जी, इस बार पेपर टफ होना है, ये मान के चलो। टफ इन द सेंस, किस सेंस में टफ होगा? क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो है वो भर भर के आपसे पूछे जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी सैंपल पेपर्स में डिस्कस कर लिया है। सैंपल पेपर आप सभी ने देख लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सैंपल पेपर पूरा मैंने डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही हमने पार्ट ए भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, उसका भी कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर लो। ठीक है, जिससे पार्ट ए से आपके 10 नंबर पूरे हो जाए, और पार्ट बी की शुरुआत हमने कर दी है, जहां से आपके 40 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत पार्ट बी, यूनिट नंबर 4, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस के साथ। अब ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट आपको दी हुई है ना, ये बेसिकली इसलिए दी हुई है ताकि आप अभी से क्लास 9, 10 से ही अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगो, अपनी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में केयर करो। वाई? बिकॉज यदि आपकी हेल्थ है अच्छी है, यदि आप सेफ्टी से काम करते हो, यदि आप सेफ हो, तो 100% आपका जो टारगेट है वो आप अचीव करोगे। और यदि आप अनहेल्दी हो, आप इल में हो, आप इंजर्ड हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस आपके काम पे नहीं बनता है। तो हर किसी पर्सन के लिए उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा ऊपर होती है। तो इस पूरे यूनिट में यही बताया है कि कोई भी पर्सन कहीं भी काम करे, चाहे वो अपने घर में काम करता है, एज ए एम्प्लॉय, एज ए वर्कर, मैनेजर, ओनर, जैसे भी वो काम करता है, तो उसकी वर्क प्लेस पर उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी की होती है, या वहां काम करने वाले जो भी ऑनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, चेयरमैन होते हैं, उनकी होती है। कि एक एम्प्लॉय यदि काम कर रहा है किसी वर्क प्लेस पर, तो उसके लिए वो एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए, उसके लिए वो जगह सेफ होना चाहिए, वहां पे वो हेल्दी रहकर अपना काम कर सकता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि यूनिट का मोटिव क्या है। अब इसमें टोटल आपको मिलेंगे 3 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स मिलेंगे? 3। अब देखो, नई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस बार सीबीएसई ने सिलेबस बदला है, उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 4 चैप्टर्स को 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ना। मतलब पहला तो आपका अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंसर्टिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर वर्किंग विद टेम्पलेट और टेबल ऑफ कंटेंट को मर्ज करके एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब चैप्टर का नंबर कुछ भी हो, 13 हो, 14 हो या 15 हो, 3 चैप्टर यहां पढ़ाऊंगी। चैप्टर के नाम से पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी से। ठीक है, अब वर्क प्लेस पे कैसे आप सेफ और सिक्योर रहकर काम कर सकते हो, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें बताऊंगी, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। क्योंकि यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो प्रॉपर कंटेंट आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, वैसे वैसे मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे स्लाइड्स आपके लिए ली हुई हैं। ठीक है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि आराम से 100 में से 100 मार्क्स लेकर आओगे यदि पढ़ोगे अपनी बरखा मैम के साथ तो। ठीक है जी, चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑल द इंडस्ट्रीज हैव सेफ्टी रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री की बात कर लो, कोई केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज या कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, या आपका घर ही क्यों ना हो, या कोई हॉस्पिटल हो, या व्हाटएवर द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, हर जगह सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, और हर जगह सेफ्टी रिस्क भी बनी होती है ना। ऐसा तो है नहीं बिना रिस्क के हम हमारी लाइफ जी रहे, रिस्क हर कहीं होती है। ठीक है, आप वॉक कर रहे हो, रास्ते में कहीं गिर गए, वहां पे भी रिस्क होती है, देखकर चलना होता है बहुत केयरफुली मैम, राइट। सो स्टडी कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, a registered charity founded by James Ty in India, showed that about 48,000 workers died in 2016 due to occupational hazard। अभी देखो, ये तो ओल्ड ईयर की रिपोर्ट दी हुई है,
2016 की, हम जी रहे हैं 2025-26 में मैम। अब 25-26, 16 से 25-26 में ये जो हजार्ड्स वाला जो रेशो है ना वो 2 गुना हो चुका है। आए दिन आप देखते हो कि एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज और बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ बता रहे हैं, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के थ्रू एक जो रिपोर्ट है उन्होंने जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया में 48,000 जो वर्कर्स है वो डाइड हो चुके हैं 2016 में, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ऑक्यूपेशनल हजार्ड से। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मतलब जहां वो जिस जगह काम करते हैं, जहां पे वो एज ए एम्प्लॉय, एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पर। Understood this thing? So according to the International Labour Organization, around 340 million occupational accidents happen worldwide. ठीक है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं। मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ एवरीवन यूजेस सेफ्टी इक्विपमेंट एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो बस वहां पे कोई सेफ्टी रूल्स नहीं होते, बेटा वहां सेफ्टी रूल्स भी होते हैं, बट क्या होता है ना, हमारी ही केयरलेसनेस होती है या फिर कोई इक्विपमेंट की केयरलेसनेस होती है, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम कि ये प्रॉब्लम्स, ये एक्सीडेंट्स, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो जाते हैं। यदि आप प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो, यदि आप प्रॉपरली इक्विपमेंट को सेफ्टी से यूज करते हो वर्क करते समय, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे हजार्ड से आप बच सकते हो, ठीक है। अब इससे बचना कैसे है मैम? ये तो एक स्टडी के थ्रू बताया गया 2016 की, हमें समझ में आ गया, लेकिन ये सारे केसेस तो आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, आप देखते हो। लेकिन जितने ज्यादा स्पीड से ये जो एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं ना, उतने ही ज्यादा स्पीड से सेफ्टी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फायर सेफ्टी की। देखो 3 इंसिडेंट से, 3 इमरजेंसीज हैं, 3 ऐसे हजार्ड से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं बात करूं फायर सेफ्टी की, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, फॉल्स एंड स्लिप्स एंड ट्रिप्स की, ठीक है। यही 3 हजार्ड्स है, यही 3 आपके मेजर प्रॉब्लम्स है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पूरी यूनिट में, इन तीनों चैप्टर्स में, ठीक है। फायर सेफ्टी होता क्या है, इसके क्या कॉमन जो है प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हो सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इसके लिए क्या प्रोसीजर बनाया गया है, ये फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड से रिलेटेड भी है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, होता क्या है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरीके से आप लोगों को ट्रेन करोगे ताकि लोग इससे बच सके। सिमिलरली फॉल्स स्लिप्स एंड ट्रिप्स के भी होते हैं। तो अब आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू तो समझ में आ गया, जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं आगे। जो जो मैंने बताया ना, अभी आपको कहा ना, नोट इट डाउन एज इट इज, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन इस बार तो थोड़ा पैटर्न सीबीएसई ने बदल दिया है, जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा। अगेन सुन लो फिर से, इस बार सीबीएसई ने पैटर्न बदला है, जो हमने सैंपल पेपर को देखकर समझ लिया है। अगर सैंपल पेपर देखा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा तो अभी की अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सैंपल पेपर की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वो सैंपल पेपर देखो और वहां से समझो कि इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, किस तरीके से लिए गए। डायरेक्ट तो क्वेश्चंस है ही सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा है कि आपको आंसर आता भी होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या लिखना है, इसलिए बहुत केयरफुली समझना। फायर क्या होता है आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक ऐसा सीरियस हजार्ड होता है, यदि उससे आपको हार्म हुआ तो कुछ लिटिल हार्म भी हो सकता है, कुछ छोटा मोटा बर्निंग भी हो सकता है, लेकिन यदि ज्यादा हुआ तो कई जाने भी जा सकती हैं, है ना। फायर इंसिडेंट्स जैसे जो केसेस है वो आए दिन आपको देखने को मिलते हैं। कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे सूरत का एक इंसिडेंट था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप फ्लोर में आग लगी थी, ठीक है। वैसे यदि मैं बात करूं तो अभी रिसेंट दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें फायर इंसिडेंट ही हुआ ना, कितने सारे जो लोग हैं वहां ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है जी। आप सुन रहे हो ना, ये सब चीजें समझ में आती है ना। सो फायर इज वेरी सीरियस हजार्ड एट अ वर्क प्लेस। इट कैन कॉज मेजर फाइनेंशियल लॉसेस टू अ बिजनेस एंड ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। प्रिवेंशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल व्हेन डीलिंग विद द फायर सेफ्टी। यदि फायर सेफ्टी की बात करें तो प्रिवेंट करना थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। देयर में बी अ मेनी डिफरेंट टूल्स दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द रिस्क। यदि इस रिस्क को कम करना है तो इसके लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना वर्क प्लेस पे बहुत जरूरी है, ठीक है। आप देखते हो ना, आपके स्कूल में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगे होते हैं, है ना। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हो या आप मॉल्स में जाते हो, थिएटर्स में जाते हो, आप अपने आसपास किसी भी वर्क प्लेस एरियाज पे जाते हो तो वहां आप देखते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक अलार्म्स, ऐसी कुछ चीजें लगी होती है। वो क्यों? ताकि ऐसी कोई इमरजेंसी या ऐसा कोई हजार्ड होता है जो बोलकर नहीं होता, हम कभी बताकर थोड़ी नहीं होता है कि होने वाला है, जो हम पहले से सतर्क हो जाए। तो ये सारी चीजें, ये सारे इक्विपमेंट जो सेफ्टी रूल्स है, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इन इक्विपमेंट को यूज करना पड़ सकता है कभी भी, किसी भी समय, ठीक है जी। चलिए बात समझ में आ गई। तो इससे बचना कैसे है? सबसे पहले तो कैरी आउट अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट।
आपके स्कूल में भी फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग, कुछ आपको प्रोवाइड किए गए होंगे प्रोग्राम्स कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से चलाना है। स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, टीचर्स को भी सिखाया जाता है, ऐसे ही एम्प्लॉयज को भी सिखाया जाता है। जो वर्क प्लेस होती है, केमिकल स्पिल्स कंपनीज वगैरह होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी लोगों को ट्रेन किया जाता है, इस रिस्क के बारे में असेस किया जाता है, बताया जाता है। कीप द वर्क प्लेस क्लीन, अगर अपने आसपास की पूरी वर्क प्लेस को क्लीन रखोगे तो बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं जो फायर को इजीली कैच कर सकते हैं वो नहीं होंगे तो आप बच सकते हो, है ना। तो हमारे आसपास जो वर्क प्लेस है उसको क्लीन रखें। मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, इलेक्ट्रिकल शॉक से भी कभी कभी क्या हो जाता है, जो है फायर जैसा इंसिडेंट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी रखना हमें जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स को एक्सेसिबल रखना चाहिए। अगर गलती से कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आप मेन स्विच को, मेन एमसीबी को बंद कर सकते हो तुरंत जाकर, तो वो जो रास्ता है वो क्लीन रहना चाहिए, वो आपको एक्सेसिबल रहना चाहिए, ठीक है। स्टोर केमिकल्स सेफली, कभी कभी केमिकल्स से भी बर्निंग हो सकती है, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। 10th क्लास में आप केमिस्ट्री लैब में तो गए होंगे, वहां आपको आपकी केमिस्ट्री टीचर ने बताया ही होगा कि हार्मफुल कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिससे बर्न हो सकता है, फिंगर आपकी बर्न हो सकती है कभी गलती से थोड़ा सा भी केमिकल यदि आपके हाथ पे पड़ा। तो जो बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहां आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेज और ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे बर्निंग जैसे केसेस सुनाई देते हैं ना, तो इसको प्रॉपरली स्टोर करके रखना होता है, ठीक है, ताकि किसी को भी हार्म ना हो सके। प्रिवेंट इग्निशन इन एक्सप्लोसिव एरियाज, ऐसे कुछ एक्सप्लोसिव एरियाज वहां पे हमें इग्निशन से भी प्रिवेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कोल माइंस वगैरह की बात करें, ठीक है, या फिर हम पेट्रोल पंप वगैरह की बात करें, तो दीज आर दी एरियाज, एक्सप्लोसिव एरियाज होते हैं। कंडक्ट फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड रेगुलर ड्रिल्स, देखो हर टाइम फायर सेफ्टी रेगुलर ड्रिल्स करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि भाई जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स या जो इक्विपमेंट, जो डिवाइसेस आपने लगाए हुए हैं वो एक्टिवेट है या नहीं। पता चला इंसिडेंट होता या नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन सालों से रखे हुए डिवाइसेस और रखे रखे ही खराब हो गए, जो भी इक्विपमेंट आपने लगाया है, ठीक है, तो उनको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, जिसके लिए आप फायर सेफ्टी रेगुलर ड्रिल्स को करवा सकते हो, ठीक है। फिट रिलेवेंट इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट आप लगाते हो वो सभी फिट एंड फाइन होना चाहिए। मार्क्स द एग्जिट, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो हमेशा एग्जिट, आपने देखा होगा आप मूवी थिएटर्स में या मॉल वगैरह में जाते भी हो तो वहां पे एंट्री और एग्जिट दोनों गेट्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता भी है तो वहां पे एग्जिट होगा, वहां का एग्जिट होगा, तो वहां से पूरी पब्लिक आराम से बाहर निकल के जा सकती है। आप अपनी क्लास में, स्कूल्स वगैरह में भी देखते होंगे, एक डोर नहीं होता है, 2 से 3 डोर्स होते हैं जहां से एग्जिट भी कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो उसे मार्क करके रखो ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसी कोई इमरजेंसी, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो तो भाई एग्जिट लिखा हुआ उन्हें दिखे कि यस यहां से हम बाहर जा सकते हैं इमरजेंसी में। नाउ एक्सेस टू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके, सो दिस ऑल आर दी फायर सेफ्टी रूल्स। अगर आपसे पूछा जाता है हाउ टू प्रिवेंट फायर सेफ्टी, तो बेटा यही पॉइंट्स आपको लिखकर आने हैं। समझ में आया? अब इन पॉइंट्स को अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, है ना। ये 4 नंबर में भी पूछ लिया तो सफिशिएंट पॉइंट्स है, और 2 नंबर में भी पूछ ले तो भी सफिशिएंट पॉइंट्स है। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपसे बोल दिया कि XYZ इज अ कंपनी, वहां पे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की केयरलेसनेस की वजह से ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो आप कैसे बचाओगे, आप किस तरीके से उनकी हेल्प करोगे, ठीक है, या कौन से रूल्स है जो आप उनको डिफाइन करोगे। मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहां भी यही आंसर लिख कर आना है, ठीक है। तो कान चाहे इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, आपको सीबीएसई घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सीबीएसई घुमा घुमा के ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बट आपको घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सही सही आंसर्स टिक करके आना है, सही सही आंसर्स लिख कर आना है। एक्चुअली जब क्वेश्चन को समझ गए ना एक बार, तो सही आंसर लिखकर 100% आओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेफ्टी फ्रॉम स्लिप्स एंड फॉल्स, ये दूसरे टाइप का हजार्ड या दूसरे टाइप का हम बोल सकते हैं एक्सीडेंट होता है। स्लिप, सेफ्टी फॉर स्लिप्स एंड फॉल्स। अब स्लिप्स एंड फॉल्स जनरली आप घर में भी देखते हो, अगर वेट फ्लोर होता है, पानी पड़ा होता है फर्श पर, तो हम फिसल सकते हैं। ऑयल या ग्रीसी जो एरिया होता है वहां हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, स्टेयरिंग रेल्स वगैरह आपने प्रॉपर्ली नहीं पकड़ा है तो आप गिर सकते हो, फिसल सकते हो। इससे मेजर और माइनर किसी भी टाइप की इंजरीज हो सकती है, मसल्स ब्रेक हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, है ना, आपने देखा होगा जनरली। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि स्लिप्स, फॉल्स, ट्रिप्स होते क्या है। अगर 2 नंबर में
डेफिनेशन पूछ ली तो क्या लिख कर आओगे? तो ध्यान से समझो, स्लिप्स हैपन व्हेन देयर इज अ वेरी लेस फ्रिक्शन और ट्रैक्शन बिटवीन द फुटवेयर एंड वॉकिंग सरफेस। फुटवेयर और वॉकिंग सरफेस के बीच में यदि वेरी लेस फ्रिक्शन होता है तो वी कैन से स्लिप्स कैन हैपन। अब वहीं ट्रिप्स की बात करें तो इट हैपन व्हेन अ पर्सनस फुट कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी चीज से टकरा जाते हो, आप सपोज सामने चल के जा रहे हो, नीचे आपने कुछ देखा नहीं और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपके सामने आया या कोई भी ऑब्स्टिकल आपके सामने आया तो आप उससे टकरा जाते हो, तो उस बेसिस में जो इंसिडेंट या जो एक्सीडेंट होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रिप्स। ठीक है, तो ट्रिप्स हैपन व्हेन अ पर्सनस फुट कोलाइड्स विद द ऑब्जेक्ट कॉजिंग वन टू लूज द बैलेंस एंड इवेंचुअली फॉल। आपका बैलेंस बिगड़ता है और आप गिर जाते हो, है ना। रोड साइड जो एक्सीडेंट्स आप देखते हो, व्हीकल से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो जनरली इसी तरीके से होते हैं। दो व्हीकल्स आपस में कोलाइड होते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके जी, बात समझ में आ गई अच्छे से? स्लिप्स और ट्रिप्स की डेफिनेशन लिखकर आ जाओगे। पता है हमें क्या होता है, लेकिन मैम जब बारी आती है लिखने की ना, तभी तो समझ नहीं आता है कि लिखना क्या है। परेशानी तो यही है ना। चलो, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रॉपर स्लाइड टू स्लाइड, स्टेप टू स्टेप मैंने यहाँ पर आपका कंटेंट रखा हुआ है ताकि आप इजीली लिख सको। बढ़िया कंटेंट लेकर आई हूं ताकि आपको कोई परेशानी ही ना हो। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, आंसर लिख कर आओगे। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, स्लिप्स फॉल्स के क्या रीजंस होंगे भाई? तो सबसे पहले तो पुअर लाइटनिंग। जिस जगह आप जा रहे हो, जिस रूम में आप जा रहे हो, यदि वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है तो सामने आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, आप गिर सकते हो, टकरा सकते हो, है ना। अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग्स, फ्लोर पे यदि कोई मैट बिछी हुई है तो यदि वो मैट ऊपर नीचे हो रही है या प्रॉपरली अच्छे से नहीं है, स्मूथली नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपका पैर फंस सकता है, आप गिर सकते हो। ठीक है। पुअर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग मतलब प्रॉपरली यदि आपका घर क्लीन नहीं है, मैसी हो रखा है, जगह जगह आपको चीजें फैली हुई मिल रही है, तो भी आपने यदि देखा नहीं तो आप गिर सकते हो। ठीक है। वेदर हजार्ड्स इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ दिस। नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू इज अनदर रीजन। ठीक है। कंटेमिनेटेड फ्लोर सर्फेसेस ड्यू टू लिक्विड और ग्रीस। ओके जी, ये सब एक जैसे लग रहे हैं हमें पॉइंट्स ना। ट्रेलिंग केबल्स, देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि केबल्स भी नीचे फैली होती है और हमें नहीं दिखती है, कोई वायर वगैरह रास्ते में होता है और आपका पैर उसमें फंस सकता है। ठीक है, समटाइम्स दिस हैपेंस, तो भी स्लिप्स फॉल्स जैसे केसेस हो सकते हैं। अनइवन और डैमेज्ड फ्लोर सरफेसेस, अगर फ्लोर सरफेसेस अनइवन है, डैमेज्ड है, तो वहां भी हमारे जो फॉल्स और स्लिप्स वाले जो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। ओकेजनल स्लिप्स और वहीं लूज अनएंकर्ड रग्स और मैट्स, अनकवर्ड केबल्स। तो यही सारी पॉइंट्स हैं जो आपको लिखकर आने होंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लिप्स एंड फॉल्स। तो रीजंस क्या लिखोगे, यही लिखोगे। अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू ओवरकम, हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम स्लिप्स और फॉल्स और ट्रिप्स। इससे बचना कैसे है, तो जो हमने यहाँ पे रीजन पढ़े हैं इन्हीं में कैसे सुधार करोगे, बस वो लिख देना। कीप वॉकिंग सरफेस क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लटर। जो भी वॉकिंग सरफेस है उसको फ्री ऑफ क्लटर, फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल रखो और क्लीन रखो। ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली मूव कर सकते हो बिना कोई ऑब्स्टेकल के, बिना गिरा पड़े। ठीक है। और वहीं लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए रूम में। अगर लाइटनिंग है, जिस जगह आप मूव कर रहे हो वहां पे यदि लाइटनिंग अच्छी है तो आपको सारी चीजें विजिबल होगी और दिखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सीडेंट और स्लिप्स फॉल्स जैसे केसेस होंगे नहीं। साइनेज का यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जाते हो तो आपने देखा है ना, आगे अगर रोड खराब होती है तो आपको प्रॉपर साइनेज लिखा हुआ दिखता है कि अंधा मोड़ है, या आप प्रॉपरली धीरे धीरे वॉक करो क्योंकि आगे जो है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, कंस्ट्रक्टेड रोड है। ऐसे आपको साइनेज मिल जाता है। अगर साइनेज मिलता है तो हम फिर स्लोली जाते हैं, केयरफुली जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो यहाँ पे फिर स्लिप्स फॉल्स जैसे केसेस से बचा जा सकता है। स्टेयरवेज और हैंडरेल्स, यदि आप स्टेयर्स पे जा रहे हो ऊपर तो स्टेयरवेज या हैंडरेल्स का यूज करो प्रॉपरली, ताकि आप किसी भी तरीके के ऐसे केसेस से बच सकते हो। फुटवेयर जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। अनबैलेंस्ड फुटवेयर अगर पहनोगे तो गिरोगे, ऑब्वियस सी बात है। स्टेप टूल्स, अगर स्टेप टूल्स की बात करें तो जो आप स्टेप टूल्स यूज करते हो वो भी सही होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। मैनेज कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स फैली हुई है रूम में या कहीं पर भी तो उनको मैनेज करके एक साइड में एक कॉर्नर पे रखें ताकि आपका जो वॉकिंग सरफेस है वो क्लीन रहे। चेक फ्लोर कंडीशंस, एवरी टाइम फ्लोर कंडीशंस को चेक करते रहो। डैमेज्ड या अनकवर्ड या अनइवन फ्लोर सरफेस होती है तो प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं। नाउ क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, जो केमिकल प्लांट्स होते हैं वहां पे केमिकल स्पिल्स की प्रॉब्लम होती है, जिसको इमीडिएटली अगर क्लीन कर दिया जाए तो स्लिप्स फॉल्स जैसे केसेस होते ही नहीं है। ठीक है। सो दीज आर द प्रिवेंशंस एंड दीज आर द रीजंस। रीजंस आए तो ये लिख देना, प्रिवेंशंस आए तो ये लिख देना। अब क्वेश्चन कैसा भी आए आपके हाथ में आंसर। ठीक है। और ये जो दोनों मैंने पॉइंट बताए यहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा आराम से कि XYZ इज अ कंपनी, वो एक कोई केमिकल कंपनी, वहां पे अगर केमिकल स्पिल्स फैला हुआ है और यदि गलती से किसी रीजन से कोई इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है या फॉल्स या स्लिप्स जैसी कंडीशन होती है
तो उसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे, रीजन बता दो जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना, या क्या क्या रीजन हो सकते हैं स्लिप्स एंड फॉल्स के। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, लिख लो, मार्क कर लो इस बात को, बताना मुझे एग्जाम देके आओगे जब, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं हजार्ड या थर्ड टाइप ऑफ एक्सीडेंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो हमें ध्यान रखनी होती है। इलेक्ट्रिकल शॉक बहुत ज्यादा कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं, अगेन डेथ जैसी कंडीशन भी इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू आ जाती है। इलेक्ट्रिकल शॉक से फायर जैसे इंसिडेंट भी हो सकते हैं। अगर एक छोटा मोटा भी इलेक्ट्रिकल शॉक है, उसने यदि ज्यादा लेवल पे पकड़ लिया तो बेटा पूरा जगह क्या हो सकता है, तबाही आ सकती है। तो समझ में आ गई मेरी बात, छोटे मोटे शॉक तो हम ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं मैम, है ना। चलिए, इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट कैन बी मेजर हजार्ड फॉर वर्कर्स particularly when mishandled or ill-maintained. Many electrical devices have high voltage or power requirements, so they carry a huge risk. समझ में आई बात। मीन्स देखो, सबसे मेजर प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स जो होते हैं ये कब होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स जो होते हैं कब होते हैं, जब बेसिकली जिस आप डिवाइस का यूज कर रहे हो उसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, है ना। जनरली तो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हम स्टेबलाइजर का यूज कर लेते हैं। सपोज कि स्टेबलाइजर नहीं है, या वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है, या फॉल्टी वायरिंग है, वायर कहीं से कटा पिटा आपने गलती से छू लिया, है ना, इस तरीके का, या वोल्टेज बहुत ज्यादा आगे एकदम से तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, देयर में भी ये प्रॉब्लम। तो इस तरीके की रिस्क से हमें बचना होता है। अब मेजर हजार्ड जो इससे रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिकल से, वो वही जो मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिकल शॉक, फायर एंड आर्क फ्लैश, दिस आर द मेजर हजार्ड जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं। क्या, इलेक्ट्रिकल शॉक, फायर एंड आर्क फ्लैश, याद रखना ये तीनों, ये मेन हजार्ड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होते हैं। अंडरस्टूड। अब इसमें रीजंस क्या क्या हो सकते हैं मैम, किस गलतियों की वजह से या किस कारण से ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं। तो अगर ये रीजंस आ गए तो ध्यान रखना, पैनल बोर्ड्स एंड स्विच बोर्ड्स, ये एक रीजन हो सकता है। जो पैनल बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड है, वो सही तरीके से फिट नहीं है, उसमें जो वायर वगैरह लगे हुए हैं वो सही से नहीं लगे हुए हैं, है ना, गलती से पैनल बोर्ड बाहर निकला हुआ है। अंडरस्टूड दिस थिंग। मोटर कंट्रोल सेंटर्स, जहां पे मोटर वगैरह को कंट्रोल सेंटर होता है, वो प्रॉपर नहीं है। मेटल क्लेड स्विच गियर, ट्रांसफार्मर्स पे भी आपने देखा होगा कहीं कहीं ब्लास्ट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि वहां भी इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे जो है केसेस बढ़ जाते हैं। मोटर स्टार्टर्स एंड ड्राइव कैबिनेट्स, फ्यूज्ड डिस्कनेक्ट्स, एनी प्लेस दैट कैन हैव इक्विपमेंट फेलियर, जहां पर भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेलियर होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द रीजंस और दीज आर द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स टेक्स प्लेस। अब इनसे बचे कैसे मैम, तो इनसे बचने के लिए सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया कि सेम चीज, आप प्रॉपर ग्लव्स का यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बचने के लिए। आपको इक्विपमेंट, जो सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं उनको यूज करो। देखो, आप अपने साथ में जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे वुड का यूज कर सकते हो, अपने साथ में रख सकते हो। आप प्रॉपर स्लीपर्स वगैरह पहनकर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो कर सकते हो। आप अगर वेल्डिंग वगैरह जैसा कोई काम करते हो तो उस केस में आपको ग्लव्स दिए जाते हैं, उस केस में आपको गॉगल्स दिए जाते हैं, हेलमेट दिया जाता है। तो इन सेफ्टी इक्विपमेंट को यदि आप यूज करते हो, प्रॉपर शूज वगैरह वेयर करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस तरीके के शॉक से बच सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होते हैं जनरली। इसके अलावा लोगों को काम करने के लिए अगर वो किसी इस तरीके के काम में होते हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रॉपर समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, यदि वो कोई एक वर्कर है या कोई इंप्लॉय है जो वर्क प्लेस पर काम कर रहा है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉलोड प्रॉपर्ली। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अब कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे, दैट इज फर्स्ट एड की तरफ। अब फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड जो सबसे पहली सर्विस प्रोवाइड की जाती है अगर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी इमरजेंसी वेपन होती है, कोई भी हजार्ड या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो हम उस केस में सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यही वो एक इलाज होता है जो आपको डेथ से बचा सकता है ना। आपने सुना होगा ना फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड एक इमरजेंसी में देने वाली केयर होती है जो इमीडिएटली एक इंजर्ड पर्सन को क्योर कर सकती है। ठीक है। इट इज गिवन टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसेबिलिटी इन सीरियस केसेस। फर्स्ट एड मे बी नेसेसरी टू कीप द अफेक्टेड पर्सन अलाइव। किसी अफेक्टेड पर्सन को जिंदा रखने में फर्स्ट एड सबसे ज्यादा हेल्प करता है। समटाइम्स इट इज नेसेसरी। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो अगर इसकी इंपॉर्टेंस हम समझे कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एड इज रिक्वायर्ड। देयर आर मेनी सिचुएशंस, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, है ना। अब इंजरीज भी कोई एक नहीं होती है,
है ना। एक्सीडेंट भी कोई एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वहां पे फर्स्ट एड भी अलग अलग दी जाती है, ठीक है। इमीडिएट फर्स्ट एड इज नेसेसरी इवन बिफोर द पेशेंट इज टेकन टू अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के पहले आप उसको फर्स्ट एड देकर उसको क्योर कर सकते हो, है ना। नाउ हेल्प्स, अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। सबसे पहले हेल्प सेव लाइव्स इन इमरजेंसीज, प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम वर्सनिंग, ठीक है। प्रोवाइड्स इमीडिएट केयर बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव, मेडिकल हेल्प आए, एम्बुलेंस आए, उसके पहले आप फर्स्ट एड देकर उसको क्योर कर सकते हो, इमीडिएट केयर कर सकते हो। रिड्यूस रिकवरी टाइम, रिकवरी टाइम को रिड्यूस करना, इंप्रूव सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस टू हैंडल इमरजेंसीज एंड कैन रिड्यूस पेन एंड कॉम्प्लिकेशंस। पेन और कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने में, ठीक है, कॉन्फिडेंस और इमरजेंसीज को हैंडल करने में, एक बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। आपकी सेफ्टी को इंप्रूव करने में फर्स्ट हेल्प करता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस एंड होपफुली आपको इंपॉर्टेंस यदि पूछ ली तो आप यहाँ पे 2 से 4 पॉइंट तो आराम से लिखकर आ जाओगे। अभी फर्स्ट एड तो सबके पास होता है, आपके घरों में आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है जिसमें इस तरीके का प्लस साइन होता है, जिसमें इमरजेंसी के काम पर अगर आपको कोई कट हो गया या आपको कहा हाथ गलती से जल जाता है तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है ना। आपको प्रॉपरली यहाँ पर सारे एंटीसेप्टिक्स और जो भी आपको मेडिसिन वगैरह रखनी है वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। आप अपने व्हीकल में भी छोटा सा एक फर्स्ट एड किट लेके चलते हो, गलती से कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड के थ्रू आप केयर कर सकते हो अपनी, राइट। तो फर्स्ट एड तो समझ में आता है। अगर फर्स्ट एड किट के बारे में पूछ लिया इसमें क्या होता है तो वो तो अब आप आराम से लिख दोगे, तो वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे ये जरूर पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इसके लिए क्या जरूरी है। तो टाइप ऑफ फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इन वर्क प्लेस डिपेंड्स ऑन, देखो जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हो वहां आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। जहां पर टाइप्स ऑफ हजार्ड्स होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम किसी केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे हजार्ड्स की रिस्क ज्यादा होती है ना, तो वहां पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। या कोई ऐसी माइन, कोल माइन इंडस्ट्रीज होती है, या जहां पे मैन्युफैक्चरर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट्स वगैरह चल रही होती है, तो बेटा जी वहां पर ना ये हजार्ड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं जो एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होती है या गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहां पे इस टाइप के हजार्ड्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, जहां पे हजार्ड्स के या रिस्क के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। सो ये वर्क प्लेस पे डिपेंड करता है, वहां कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मेडिकल, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या आपकी जो कंपनी है या जो आपकी इंडस्ट्री है वहां से हॉस्पिटल कितना दूर है, उस पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड किट के बारे में तो इतना तो लिख लोगे। अब फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है, कब दी जाना चाहिए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखो फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स में किन किन चीजों को आपको कवर करना है। तो पहली चीज तो यहाँ पर देखो सीपीआर स्किल्स, मतलब कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशंस, नाउ बर्न्स, जो सीरियस इंजरीज नहीं होती, जो नॉर्मल आपको कहीं जल गया या कहीं लग गई, आपके हाथ में कट लग गया, इस तरीके से कुछ पॉइजनिंग जैसे केसेस हो सकते हैं, शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक के केस में आप दे सकते हो, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज वगैरह में आप दे सकते हो। जो आजकल हार्ट अटैक आते हैं उसमें भी सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है इमरजेंसी में। अगर वो दे दिया तो हॉस्पिटल ले जाते समय आप इंसान की जान बचा सकते हो, है ना। अब इसके भी बहुत सारे तरीके आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ वाउंड्स कॉजिंग हैवी ब्लीडिंग, अगर आपको कुछ ऐसा घाव लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम है जहां से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, स्टॉप करने के लिए। नाउ ब्रोकन बोन्स, अगर इस तरीके से मस्कुलर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां भी हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। नो पल्स, चॉकिंग, हार्ट अटैक, आई इंजुरीज एंड हार्ट स्ट्रोक, दिस ऑल आर दी रीजंस जहां पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड को कवर कर सकते हैं। आई बात समझ में अच्छे से। फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कहाँ जरूरी है, क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। फर्स्ट एड किट क्या होती है, इतना सब अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा तो घुमा के आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब इसके बेनिफिट क्या है, फर्स्ट एड जो ट्रेनिंग है इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। पहला बेनिफिट तो यह है कि प्रोग्राम क्रिएट्स अ मोर पॉजिटिव एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। भाई फर्स्ट एड ट्रेनिंग आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, इट मींस व्हाट, कि आप एक सेफर एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां लोग काम करें बिना डर के, बिना किसी टेंशन के, है ना, उन्हें ये फील हो कि हाँ भाई यहाँ पे आप सेफ और सेफली काम कर सकते हो। आपके साथ हम है, यदि कुछ होता भी है तो आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी सारी सर्विसेज, है ना। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस पर आपको प्रॉपरली रेस्पॉन्स करना, ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने के पहले आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद ट्रांसफरेबल स्किल्स, ऑब्वियस इस ट्रेनिंग के थ्रू हर एक में स्किल्स डेवलप होते हैं कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप कैसे लोगों को फर्स्ट एड
क्रेडिट प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस, ऑब्वियस इससे मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशंस भी सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है जी, तो आगे बात समझ में, अगर बेनिफिट पूछ लिए कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेटा जी यही बेनिफिट्स आपको बता के आने। ठीक है जी, चलो इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहां हमने पहला चैप्टर तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, मैनेजिंग हेल्थ सेफ्टी का, और अब बढ़ रहे हैं हम अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। ठीक है, ये जितने एक्सीडेंट और इमरजेंसीज अभी हमने देखे इनको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो इस चैप्टर में और डिटेल में बताया हुआ है। उससे भी पहले एक्सीडेंट इमरजेंसीज होती क्या है वो भी समझेंगे आप। ठीक है, सो प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, नोबडी एक्सपेक्ट एन इमरजेंसी और एक्सीडेंट स्पेशली वन दैट अफेक्ट्स देम, देयर एम्प्लॉइज एंड बिजनेस पर्सनली टू हैपन। अब बताओ, कभी किसी ने कोई इमरजेंसी या एक्सीडेंट को पहले से एक्सपेक्ट कर लिया है क्या? नहीं, है ना। ये वही इंसान समझ सकता है जो इससे अफेक्ट हो रहा होता है। हम आज आप और हम, हमें कभी भी किसी भी चीज से लग सकती है, कभी भी ठोकर लग सकती है ना, कोई सा भी एक्सीडेंट हैपन हो सकता है। बट क्या ये पहले से बताकर बोलकर होता है क्या? नहीं। लेकिन जब हम इन चीजों से गुजर रहे होते हैं तब हमें समझ में आता है कि यार कितना हार्म हुआ है या किस चीज से या किस मोमेंट से आप गुजर रहे हो। सो येट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज डू टेंड टू स्ट्राइक एनीवन एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज है ये कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर एनीवन के साथ। ध्यान रखना, ऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू प्लान अ प्लेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स एंड फॉर कीपिंग पीपल सेफ। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये दायित्व होता है, ये उनका कर्तव्य होता है कि जितने भी लोग उनके वहां काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, एज अ वर्कर, उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी को मेंटेन रखना। दे शुड ऑल्सो हैव इफेक्टिव प्रोसीजर इन प्लेस टू हेल्प द बिजनेस रिकवर फॉर सच इंसिडेंट्स लेटर। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो उससे कैसे बचा जा सकता है या आगे दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, इसके लिए जो वहां पर जो इंस्टीट्यूट और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास प्लान्स होते हैं, उनके पास रिकवरी प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब वो क्या होते हैं वो समझने के पहले जानते हैं कि एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज क्या हो गए। तो एक्सीडेंट एट अ वर्क प्लेस इज एन इवेंट दैट इज अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड, अनएक्सपेक्टेड। अगर आया तो लिखकर आओगे ना। एक्सीडेंट इमरजेंसीज क्या होती है? वो इवेंट्स होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं और अनइंटेंडेड होते हैं। इट कैन बी हैपन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब किसी भी रीजन से ये एक्सीडेंट और इमरजेंसीज हो सकते हैं। अब इसके क्या क्या रीजंस है मैम? 3 मेजर रीजंस तो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिए, फायर, इलेक्ट्रिकल एंड आपका थर्ड क्या था वहां पर? स्लिप्स एंड फॉल्स। ठीक है, ये 3 तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी क्या कोई और रीजंस हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स हो गया, गेटिंग कॉट इन बिटवीन हजार्ड्स ये भी हो सकता है, स्टक बाय मूविंग इक्विपमेंट और ऑब्जेक्ट्स और वॉकिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स ये वही हो गया, टकराना किसी ऑब्जेक्ट से किसी इक्विपमेंट के बीच में आप फंस जाते हो तो। व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फायर एंड एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, कुछ वायलेंस। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे जो हजार्ड्स है उनसे ही, समटाइम्स वायलेंस इज ऑल्सो अ केस ऑफ एक्सीडेंट, है ना। आप डिप्रेशन में चले जाते हो अगर ऐसा कोई केस होता है, मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो वायलेंस इज ऑल्सो। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, ठीक है, केमिकल स्पिलेज, कट्स एंड लैक्रेशंस, व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स, फायर एंड एक्सप्लोजन्स। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। कुल मिला के लिखे वही सारी चीजें हैं लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके जी, तो ये इनके रीजंस हो गए। नाउ बढ़ते हैं आगे कि नेचुरल हजार्ड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज क्या होती हैं। तो हजार्ड्स अलग अलग होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मेन मेड होते हैं। तो ध्यान से समझ लो, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हजार्ड्स, नेचुरल हजार्ड्स भी होते हैं और मेन मेड हजार्ड्स भी होते हैं। अगर मैं नेचुरल हजार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे आते हैं पहले मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स, हेवी रेन एंड फ्लड्स, टॉर्नेडो, सुनामी, ड्रॉट एक्सेट्रा। ठीक है जी, वहीं बढ़ते हैं हम दूसरा जियोलॉजिकल हजार्ड्स पे, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा, ये जियोलॉजिकल में आ जाते हैं। और अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करूं तो गैस लीक्स, फायर्स एक्सेट्रा, ये बायोलॉजिकल में आते हैं। तो ये 3 टाइप के नेचुरल हजार्ड्स होते हैं जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, टॉर्नेडोज, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, गैस लीक्स, फायर्स, ये सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो नेचुरल हजार्ड्स तो आपको अच्छे से पता है, जो नेचर के थ्रू होते हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन वही यदि हम बात करें मेन मेड हजार्ड की तो मेन मेड हजार्ड भी ऐसे ही होते हैं। मेन मेड हजार्ड में केमिकल स्पिल्स हो सकता है, टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकता है, ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। समझ में आ गई बात, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। वैसे तो नेचुरल हजार्ड्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। आजकल आपने देखा जो पोल्यूशन है उसको कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हजार्ड्स है वो भी कम होंगे, लेकिन ये हमारे बस में नहीं होते। कुल मिला के ये हमारे बस में होते हैं।
ओके, नाउ रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन, सिविल डिस्टर्बेंस। क्या कहा मैंने कि जरूरी नहीं है कि जो आपके आसपास एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, वही आपको हार्म करें। सिविल डिस्टर्बेंस, वायलेंस, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, ये भी एक तरीके के मेन मेड हजार्ड्स ही होते हैं, ठीक है, जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वर्क प्लेस वायलेंस रिजल्टिंग इन बॉडीली हार्म एंड मेंटल ट्रॉमा। समझ गए? तो अगर हजार्ड्स पूछ लिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आप लिखकर आ जाओगे हजार्ड्स 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स एंड मेन मेन हजार्ड। इसमें क्या क्या आ सकता है वो लिख दिया, ये इनके एग्जांपल्स हैं। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको लिखकर आना होगा, है ना, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं बेटा। अब इनसे बचे कैसे मैम, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस हजार्ड्स। तो इनसे यदि बचना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि द प्रेफरेबल सिनेरियो इज ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सेफ्टी इक्विपमेंट एंड पुटिंग द राइट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन प्लेस। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एडिक्वेट जितने भी आपको जो रिकवरी प्लान्स बताए जा रहे हैं, सेफ्टी रूल्स बताए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, जो प्रोसीजर्स बताए जा रहे हैं, अगर उनको ध्यान से सुनते हो, समझते हो, यूज करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप सेफ सिक्योर रहोगे, है ना। इसके अलावा भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट है, एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड वर्कर्स विद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एम्प्लॉयर्स को हमेशा जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मिलना चाहिए। अगर वो किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे हेलमेट की जरूरत है, जहां पे ग्लव्स की जरूरत है, जहां पे गॉगल्स की जरूरत है, अच्छे शूज चाहिए उनको, तो बेसिकली उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसमें सेफ्टी गॉगल्स, गियर, दे नीड अवॉइड टू डेंजरस एक्सपोजर्स। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी चीज के बारे में, तो इट रिमाइंडिंग एम्प्लॉयज टू बी विजिलेंट। अब एम्प्लॉय जो काम कर रहा है भाई, वो प्रॉपर अवेयर होना चाहिए कि वहां किस किस टाइप की रिस्क है, किससे उसे बचना है और कैसे बचना है, ये हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपरली उनको रिमाइंड करते रहें कि भैया आपकी हेल्थ और आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो यूज दिस थिंग्स। Understood? Now removing clutter and putting it out the way so that people would not step on it and fall accidentally. जितने भी clutters वगैरह होते हैं, जितने obstacles होते हैं, उनको remove करते रहें। Effective procedures for dealing with the employee grievance can help reduce the risk of fights in the workplace which could otherwise result in nasty injuries. ठीक है, effective procedures हैं जिनके साथ में आप डील कर सकते हो, जिसको आप ध्यान से सुन सकते हो, समझ सकते हो, वही लाइन लिखिए, जिससे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। Good training, clear signage, access to the necessary safety equipment can all be a big help। यदि प्रॉपर साइनेज होते हैं, सपोज किसी रूम में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे आपने साइनेज लगा दिया। सपोज किसी वॉशरूम में गीजर वगैरह प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, आपने एक साइनेज लगा दिया कि डोंट यूज दिस वॉशरूम, डोंट कम इन दिस रूम, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, डोंट कम इन दिस एरिया, यहाँ पे जो है माइंस, कोल माइंस वगैरह का जो एरिया होता है, वहां पे जो एक्सप्लोजन होता है वो काम चल रहा है, आप रोड पे जा रहे हो, वहां पे आपको साइनेज मिल जाता है, तो ये आपके लिए बड़ी हेल्प करता है ना, कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट और इंजरीज होने से बचाता है। ओके, तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। अगेन ये पहले ही चैप्टर से रिलेटेड है, कोई नई चीज नहीं है, तो आप आराम से लिख कर आ जाओगे। ठीक है, नाउ इनको एक्सीडेंट को हैंडल करना और इमरजेंसीज को हैंडल कैसे करें मैम, अगर हैंडलिंग पूछ लिया तो क्या लिख कर आओगे। देखो, सबसे पहले तो सिक्योर द सीन एंड इवैक्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई केमिकल इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, किसी केमिकल इंडस्ट्री में कोई केमिकल स्पिल्स जैसे केस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप कैसे उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को, कोई सपोज मान लो कि कोई इंप्लॉइज है जो कि इससे इंजर्ड हो चुका है, तो उस टाइम पे आप उसको कैसे सेफ और सिक्योर करोगे, आप कैसे हैंडल करोगे इस एक्सीडेंट और इमरजेंसी को, क्या इसके स्टेप्स हो सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे। पहला तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम उस सीन को, वहां को पहले सिक्योर करें, वहां पे जितने भी लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट करें, उन्हें बाहर निकाले, सेफ सिक्योर बाहर निकाले, जो इंजर्ड पर्सन है उन्हें तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, यही करोगे। दूसरा, प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ द एक्सीडेंट। अब ये एक्सीडेंट, ये इमरजेंसी हुई क्यों, क्या रीजन था, किसकी केयरलेसनेस थी, है ना, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना, ठीक है, हायर अथॉरिटीज को, राइट। उसके बाद एस्टेब्लिश अ रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम। एक बार यदि पर्सन को आपने प्रॉपरली रिपोर्ट करा, उसको रिकवर करवा दिया आराम से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ऐसा प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर सकते हो जिससे जो इंजर्ड पर्सन है वो अपने काम पर वापस आ सके, 15 दिन, 10 दिन, महीना, जितना उसको रिकवर होने में टाइम लगे उसके बाद। तो एक ऐसा प्रोग्राम भी हमें निकालना होता है। जो मेडिकल्स वगैरह मिलते हैं ना ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसीलिए तो मिलते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्रॉपरली रेस्ट करो, और एक जो ड्यूरेशन होती है, जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने आपको कहा होता है कि इतने टाइम आप आराम करो, उसके बाद आप वापस से
से अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसीजर्स वहां डिफाइन होते हैं। मेक अ कमिटमेंट टू सेफ्टी, अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने वर्कर्स को ये सेफ्टी प्रोवाइड करना कि हाँ भाई यहाँ आप सेफली काम कर पा रहे हो, यहाँ आपको सारी प्रोसेस और सारी चीजें समझाई जा रही है, आप यहाँ सेफली काम कर सकते हो, ये कमिटमेंट देना। तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से आपको अवेयर रहना है। आप नई मशीन्स, नई इक्विपमेंट, नई टूल्स लाओ, मशीनरी को, टूल्स को रिपेयर करवाओ, टाइम टू टाइम उनको इंस्पेक्ट करो, ऐसे आप उन्हें कमिटमेंट दे सकते हो। ठीक है, सो दीज आर दी स्टेप्स जो लिख कर आओगे व्हाइल हाउ यू हैंडल द एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज एट वर्क प्लेस। अगर ये क्वेश्चन आया तो बेटा यही आंसर आपको लिख कर आना है। गॉट इट? चलिए बढ़ जाए आगे और बढ़ते हैं अब हम लास्ट चैप्टर इस यूनिट का, जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ठीक है, एक्चुअल में हेल्थी और टिप्स से रिलेटेड आप कैसे हेल्दी रह सकते हो, क्या टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है जनरली। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड नेचर ऑफ वर्क, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह काम कर रहे हो और आपका काम का क्या नेचर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपका काम का नेचर अलग होता है, ऑब्वियस आप किस टाइम का काम कर रहे हो ये डिपेंड करता है। आपका एनवायरमेंट, जिस जगह आप काम कर रहे हो वो डिफरेंट होती है। अगर आप किसी ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो वहां प्लेस ऑफ वर्क और वहां का नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होता है, वो प्लेस, वो एनवायरमेंट अलग होता है ना। तो आप अपनी हेल्थ और सेफ्टी को कैसे मेजर कर सकते हो? इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क एंड योर एरिया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड्स, अलग अलग टाइप के हजार्ड्स अलग अलग जगह पर होते हैं। इन ऑर्डर टू मैनेज द वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एंड हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड सिकनेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर, रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द वर्क प्लेस हजार्ड। देखो कुछ ऐसे एरियाज जो कि ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं, वहां पे लेस नंबर ऑफ हजार्ड्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स होते हैं। मेजर हजार्ड्स नहीं हो सकते तो माइनर हजार्ड्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं हम कोई केमिकल इंडस्ट्री की या हम कोई ऐसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की केमिकल माइंस या पेट्रोल पंप या ऐसी कोई जगह की बात करें तो वहां पे हजार्ड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। वहां से बाहर निकलने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अंडरस्टूड? तो डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट हजार्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरमेंट। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्योरनेस। अ हजार्ड इज एनी एजेंट दैट कैन कॉज हार्म और डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट। हजार्ड क्या हो सकता है? एक वो एजेंट है। हजार्ड की यदि डेफिनेशन है व्हाट इज हजार्ड तो क्या लिखोगे? हजार्ड इज एनी एजेंट जो कि हार्म कॉज करता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, कोई भी हार्म हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, ह्यूमन लाइफ को डैमेज हो सकता है, एज वेल एज एनवायरमेंट भी डैमेज हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रॉपर्टी, कंपनी वगैरह वो भी लॉस्ट हो सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक की बात करें तो एनवायरमेंट एज वेल एज प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, सभी चीजों पर अफेक्ट पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो हजार्ड इज एनी एजेंट। ओके, चलिए अब हजार्ड्स एंड सोर्सेस ऑफ हजार्ड्स, ये जो हजार्ड्स होते हैं इसके क्या सोर्स होते हैं? तो हजार्ड्स तो समझ गए, सोर्सेस कॉमन प्लेसेस पे जो वर्क प्लेस हजार्ड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कॉमन हजार्ड्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? कॉमन हजार्ड्स में बर्न हो गया, आपका कट एंड लैक्रेशंस हो गया, जो नॉर्मली जो आपको देखने को मिलते हैं ना वो। नाउ इक्विपमेंट यूज्ड एट वर्क प्लेस पे जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पे कुछ टूल्स और कुछ मशीनरीज का यूज किया जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई फॉल्ट होता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स और हजार्ड्स हो सकते हैं। तो इक्विपमेंट यूज्ड एट वर्क प्लेस, उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। वर्क प्रैक्टिसेस एंड लेआउट एट वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्रैक्टिसेस, जिस जगह काम कर रहे हो यदि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं दी जाए, सपोज कि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर कंपनी में हो जहां पर बड़ी बड़ी मशीन से जहां पे क्लॉथ बनते हैं, ठीक है, धागे या क्लॉथ बनते हैं, तो उस जगह पे जो मशीनरीज होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनको ऑपरेट करना होता है। अब यदि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि भाई इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, तो गलतियां हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये चीजें हमें देखने को मिलती है अगर आपको मशीनरी टूल्स पे काम करना नहीं आता है तो, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से। यूज ऑफ मेल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यदि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर रहा है, मीन्स कि उसके अंदर या तो वायर्स गलत लग गए हैं या फिर वो उसमें हाई वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, इस वजह से वो मेल फंक्शन कर रहा है, तो उस तरीके के डिवाइसेस को यदि आप यूज कर रहे हो, उस तरीके के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आप यूज कर रहे हो तो वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। एक्सपोजर्स टू केमिकल्स दैट आर हजार्डियस टू हेल्थ, ओके, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीज आर दी सोर्सेस
दीज आर दी सोर्सेस ऑफ हजार्ड्स। तो अगेन द सेम थिंग इज कि वही सारे रीजंस है जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, तो जी हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है जिससे कुछ डेंजरस या पॉइजनस गैस भी इन्वायरमेंट में मिल सकती है ना। आपने देखा था अभी कोरोना वायरस वाला जो टाइम था वो गया, कोविड वाला टाइम, उसमें यही था, है ना। हमारे इन्वायरमेंट में ही कहीं कुछ इस तरीके से पॉइजनस था कि हर कोई उस वायरस से अफेक्ट होता जा रहा था। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे थे लोगों को। आप समझ पा रहे हो। नाउ एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस बायोलॉजिकल एजेंट्स, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ, वही जो मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जरूरी नहीं कि फिजिकल हेल्थ ही अगर अफेक्ट हो तो उसी को ही हम हजार्ड कहेंगे। कोई वायलेंस जैसे कोई केसेस हो जाते हैं, नॉइज जैसे कोई केसेस होते हैं, तो वो मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। प्रोसेस बीइंग फॉलोड एट द वर्क प्लेस, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी होती है, कैसे आप वर्क प्लेस हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन एग्जाम पे आया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हजार्ड, तो क्या लिख कर आओगे। देखो सबसे पहले तो वर्क प्लेस हजार्ड डिफरेंट होते हैं, अलग अलग इंप्लॉयज अलग अलग तरीके का काम करते हैं, अलग अलग हजार्ड्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिफरेंट टाइप की वर्क प्लेसेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले करना है कलेक्ट द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हजार्ड्स प्रेजेंट एट वर्क प्लेस। वही जो सेम लाइन्स है वही लिखी हुई है यहाँ पर कि हजार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करनी है। रेगुलर इंस्पेक्शंस करवाना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन के बेसिस पर आप इन हजार्ड्स को जो बोल सकते हैं कि जो रिकरिंग कंटिन्यूअसली जो हजार्ड्स होते हैं उनकी स्पीड को रोक सकते हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस इंसिडेंट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, अब उसमें आप क्या हेल्थ प्रोग्राम्स और सेफ्टी रूल्स को ऐड ऑन कर सकते हो, है ना। अगर आपने ये देखा कि एक ही सिमिलैरिटी के बेसिस पर हजार्ड्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसको रिपोर्ट करो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, ठीक है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन इंप्रूव द एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीजों से रिलेटेड लोगों को अवेयर करने के लिए ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोग्राम्स को बनाओ, ठीक है। तो ये वही सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हम कैसे किसी हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्क प्लेस पर और इससे बचा जा सकता है। तो ये वही सारी लाइंस जो अभी हमने स्टेप्स देखी उसी को यहाँ पर डिटेल में लिख दिया बस, ठीक है। तो कुल मिला के यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर। मान लो किसी जगह पर कोई फायर इंसिडेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी क्लास में हो और गलती से क्लास में कहीं कोई फायर जैसा इंसिडेंट हुआ, तो आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में स्कूल से बाहर कैसे निकलोगे, क्या इवैक्यूएशन प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, क्या खुद चले जाओगे सबको वहीं छोड़कर, या आप लोगों को बचाने की कोशिश करोगे, या आप इमरजेंसी एग्जिट ढूंढोगे कि भाई कहां से बाहर निकला जा सकता है अगर मेन डोर लॉक हो गया है। तो कैसे भी केसेस हो सकते हैं, ऐसा ना हो बट समटाइम्स, या ये सब चीजें अनइंटेंडेड होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, अनप्लान्ड होती है, अंडरस्टूड। कभी ऐसे केसेस होते हैं तो आप उसमें खुद को कैसे बचाओगे और दूसरों की हेल्प कैसे करोगे, बेसिकली इसी को कहते हैं जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर। एट द वर्कप्लेस इमरजेंसीज में अराइज ड्यू टू सेवरल हजार्ड्स, ऑफन द बेस्ट प्रोटेक्शन इन एन इमरजेंसी टू मूव आउट फ्रॉम वेयर वन इज और शिफ्ट टू द सेफर प्लेस, है ना। आपने देखा है यहाँ पर कि जो बेसिकली वॉर चलता है उस वॉर के टाइम पर भी अगर जो आसपास की विलेजेस होती हैं अगर वो अफेक्ट हो रही होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो आर्मी पुलिस है, हमारा जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे जो सतर्क लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस विलेज एरिया को खाली करवाते हैं कि वहाँ जो जनरल जो पब्लिक है, जनरल जो वहां पे लोग हैं उनको कोई अफेक्ट ना हो, उनको उस एरिया से खाली करवाते हैं सबसे पहले, राइट। आप देख रहे हो। तो बेसिकली यही वो सारी चीजें हैं कि हमें पर्टिकुलरली सेफर प्लेस पे पहुंचना होता है ताकि हम उस हजार्ड का हिस्सा ना बन सके। व्हेन देयर आर इमरजेंसीज लाइक फायर, हजार्डियस केमिकल स्पिल्स, रेडिएशन लीकेज, टेररिज्म थ्रेट्स और सम हेल्थ क्राइसिस, द वर्कप्लेस में नीड टू बी इवैक्यूएटेड। जरूरी होता है कि उस वर्कप्लेस को हम खाली करें, वहां से तुरंत बाहर निकलें। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को इवैक्यूएशन प्रोसीजर बनाने होते हैं। जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये इवैक्यूएशन प्रोसीजर बने होते हैं तो वहां पे फायर सेफ्टी हमेशा रहती है, वहां पर वो सारी चीजों को चेक कर रहे होते हैं, वो सारी चीजों के लिए प्रॉपर्ली सतर्क रहते हैं। रेगुलरली वहां पे ड्रिल्स वगैरह होती हैं, फायर ड्रिल्स होती हैं, है ना, मॉक ड्रिल्स वगैरह होती हैं, जिनके बेसिस पे ये चेक किया जाए कि भाई सारी चीजें एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि ये जितने भी इंसिडेंट्स है वो बोलकर नहीं आते, फिर से आई एम टेलिंग, है ना। तो इवैक्यूएशन प्रोसीजर को डेवलप करना, अब एक बार इवैक्यूएशन प्रोसीजर डेवलप हो जाता है तो ड्रिल्स के थ्रू उसको रन
करके देखा जाता है कि क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। तो जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर बनाना, अब ये प्रोसीजर वही होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी आपके पास में जो डिवाइसेज है, सपोज फायर जैसा इंसिडेंट हुआ तो मैम फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक अलार्म अगर ये एक्टिवेट है तो बहुत अच्छी बात है, इससे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप एग्जिट देखोगे कि एग्जिट कहाँ है, वहां से आप लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकता है आप उतनी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करोगे। रास्ते में यदि कुछ आपको दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल्स है तो आप ऑब्स्टेकल्स को हटाने की कोशिश करोगे। दीज आर द स्टेप्स जो कि जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर में आपको लिख कर आना है। एज ए पर्सन आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो ऐसी कोई सिचुएशन में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर आना है। और ये क्वेश्चन आएगा, ये मार्क कर लो, ये आएगा, क्योंकि ये जो मॉरल बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई जरूर देगा इस चैप्टर से, 100% आता है, ठीक है। चलिए अब एक हेल्दी लिविंग के लिए क्या होगा, देखो ये कहावत आपने सुनी होगी कि हेल्थ इज अ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आपके पास आज अच्छी हेल्थ है तो आगे चल के आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, कितना भी अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में हेल्थ नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर नहीं कर सकते हो। आपका पूरा ध्यान अपनी हेल्थ पर होगा। इसलिए कह रही हूँ अभी 2 या 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस करना। ऐसा नहीं कि रात रात भर पढ़ाई कर रहे हो, दिन दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, या पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, या टीवी मूवीज को देख देख के अपनी आईज को अफेक्ट कर रहे हो, अपने फोकस को लूज कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अभी से अपने आप पे भी उतना ही ध्यान दो, साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो, ठीक है। तो हेल्थ इज अ वेल्थ, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एक वो पर्सन के लिए वैलिड है जो काम करता है, जो अपनी जान को प्यार करता है। मतलब खुद से प्यार करना सीखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें आती जाती रहेगी, लेकिन अगर हेल्थ एक बार बिगड़ गई तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉइज आर हेल्दी टू बी एफिशिएंट एट work as well as take care of their families. There are various health problems that are caused due to unhealthy habits developed by the employees at the workplace or because of the nature of their work, है ना। आप देखते हो आपके घर में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, टाइफाइड वगैरह होता है, डिसीजेस हो जाती हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि हमें अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को बदलना है और हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दैट आप अपनी वर्क प्लेस में भी इजीली काम कर सकते हो, आपका जो भी काम है उसमें आप फोकसफुली काम कर सकते हो। सो दीज कैन बी एड्रेस्ड बाय फॉलोइंग हेल्दी हैबिट्स, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करोगे। तो अब हेल्दी हैबिट्स को कैसे फॉलो किया जाए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए? सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ईट करना है हेल्दी। जो भी खाना खा रहे हो हेल्दी खाओ, जंक फूड अवॉइड करो। स्पेसिफिकली 2 से 3 महीने तो जंक फूड टोटली अवॉइड कर देना, समझ गए मेरी बात। उसके बाद हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जो आपको पता है कि भाई हर कोई बोलता है कि 7 से 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना है, 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना ही पीना है एक दिन भर में, तो मतलब पीना है। कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट ड्रिंक्स एंड कैफीन, जो भी आप कॉफी, टी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी आप ये जितने भी कैफीन्स वगैरह को लेते हो उसमें लिमिट रखो। ऐसा नहीं कि दिन भर में आपने 5 से 10 चाय पी लिया, लाइक आपने कोल्ड ड्रिंक्स ही पी लिया, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती है ना। तो अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं, इसमें लिमिट हमें रखना होता है, ठीक है। मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर एंड अवॉइडिंग आई स्ट्रेन, अगर आप लॉन्ग आवर्स तक बैठकर कंप्यूटर के सामने काम कर रहे होते हो तो आई स्ट्रेन वाला प्रॉब्लम हो सकता है ना। वहीं आपके मसल्स ब्रेक वाला प्रॉब्लम हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए आपको एक गुड पोस्चर मेंटेन करना होता है, टाइम टू टाइम आपको ब्रेक लेना होता है। नाउ मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज, अब आप एक्सरसाइज करके भी अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को बना सकते हो। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, नेचर वॉक पे जाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो हमने पार्ट ए में पढ़ा है ना। मेंटेनिंग क्लीननेस एंड हाइजीन, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करोगे तो खुद भी स्वस्थ रहोगे, आसपास वालों को भी स्वस्थ रहने दोगे। ये मेरी बात समझ में आई, और दूसरे लोग आपके साथ रहना भी पसंद करेंगे। हेल्थ टिप्स फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी हेल्थी टिप्स प्रोवाइड करना अगर वो वर्क एरिया में है। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सिक एम्प्लॉयज, जो जैसे कि वायरल जो फीवर होता है या वायरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कुछ सिक एम्प्लॉयज, जैसे कोल्ड हो गया आपको, ठीक है, इस तरीके से ये जो सिक एम्प्लॉयज है उनको उनसे बचना होता है ना, ताकि जो है ये प्रॉब्लम्स हमें ना हो सके, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जो हमने कोविड टाइम पे बहुत अच्छे से सीखा मैम, आइसोलेट होना सीख गए थे, राइट। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड मेंटेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस मैनेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ अपने आप बन जाएगी। देखो, और ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस सबको होता है, अलग अलग एज लेवल के पर्सन को अलग अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। मुझे अलग लेवल का स्ट्रेस होगा, आपको अलग लेवल का स्ट्रेस होगा, बट इस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलना है
वो हमें पता होना चाहिए। हमारी वीकनेस को हमें स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है वो हमें पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करोगे, ठीक है। एनकरेजिंग हेल्दी लिविंग इन एम्प्लॉयज, एजुकेटिंग एम्प्लॉयज विद वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी वर्क पे और अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है इसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना। एनकरेजिंग फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को एनकरेज करना, है ना। वही कहते हैं आजकल की एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अगर फिट रहना है, फाइन रहना है तो उसके बारे में एनकरेज करना, जो आजकल आप देखते हो टीवी चैनल्स वगैरह पे भी एडवर्टीजमेंट में भी एनकरेज किया जाता है। टाइम ऑफ ड्यूरिंग इल हेल्थ, अगर आप बीमार हो तो उस टाइम पे प्रॉपरली ऑफ लो, थोड़ा टाइम दो अपनी हेल्थ को रिकवर होने में, ठीक है। नाउ सजेस्टिंग मेडिकल केयर, अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको मेडिकल केयर लेना चाहिए तो आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो और खुद भी मेडिकल केयर लो। एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ टू, फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी मेडिकल हेल्थ भी है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हेल्दी लिविंग टिप्स क्या है ना, या फिर ये पूछ लिया गया कि एक एम्प्लॉय के लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, वर्क प्लेस पर रहकर अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है तो उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो बेटा यही सारे पॉइंट्स लिख कर आना है। ये 2 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, आराम से लिख कर आ जाओगे, ठीक है। इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ और पूरी यूनिट हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपको मजा आया होगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बताया कि जैसा क्वेश्चन आता है वैसे वैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड्स रखी है ताकि आपको किसी भी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो। मेजर इस चैप्टर में फायर, इलेक्ट्रिकल, स्लिप्स एंड फॉल्स, ये 3 मेजर हजार्ड्स हैं, इनसे कैसे बचना है, इनके क्या कारण हो सकते हैं। तीसरा, हेल्दी लिविंग लाइफ स्टाइल को कैसे आप फॉलो कर सकते हो। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होता है यदि ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो। हजार्ड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के हजार्ड्स होते हैं और इनसे बचना कैसे है। मेरी बात समझ में आ गई। दिस मच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट, जो आपको अच्छे से कर लेना है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना चाहते हो या जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बचे हुए हैं जिनकी मदद से आप 100 आउट ऑफ 100 को स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, दोस्तों तक शेयर कर देना है और यदि नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।